वजीरगंज विधानसभा के समीकरण क्या है, इन पर चर्चा करेंगे। वजीरगंज विधानसभा गया जिले में आता है और गया लोकसभा का ही एक विधानसभा है वजीरगंज विधानसभा, और फिलहाल वहां बीजेपी के विधायक हैं। वहां समीकरण क्या है, इस बार प्रत्याशी कौन कौन होंगे और जो पिछला इतिहास रहा है वो इन समीकरणों को कितना प्रभावित करेगा, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, इस बार वजीरगंज विधानसभा के समीकरणों को किस तरह से देख रहे हैं आप, और पिछला जो इतिहास रहा है वो इन समीकरणों को कितना प्रभावित करता है? देखिए, इस बार वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव होगा वो बहुत दिलचस्प होगा, और दिलचस्प इसलिए होगा कि इस बार महागठबंधन किसी नई रणनीति के तहत वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने का प्लानिंग कर रहा है। अब देखना है कि उनकी प्लानिंग क्या होती है। निश्चित तौर पर जाति आधारित प्लानिंग जो है वो आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि वजीरगंज में जो पिछले 3 चुनाव हुए हैं यहाँ पर 2 राजपूत प्रत्याशियों के बीच ही मुकाबला होता रहा है, जिसमें कि आप ये देखते हैं कि तीनों ही अवसर पर जीते तो राजपूत ही, लेकिन 2 बार बीजेपी को कामयाबी मिली, एक बार जो है वो आपको कांग्रेस पार्टी यहां से जीतने में सफल रही। लेकिन एक और फैक्टर है यहां पर, वो फैक्टर है जो कि बीजेपी की जीत का मंत्र है कि बीजेपी यहां पर जो चुनाव जीतती है वो जीतती है सामान्य जाति के साथ। जब पिछड़े वोट जुड़ जाते हैं तो बीजेपी को यहां एक एडवांटेज मिलता है, जैसा कि 2010 और 2020 में हुआ। लेकिन जब 2015 में नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए और पिछड़ी जाति के वोट जो है वो बीजेपी की तरफ से खिसका, तो उसको हार का सामना करना पड़ा। तो इसीलिए यहां का समीकरण बहुत दिलचस्प है। राजपूत हैं और यादव हैं, ये दोनों बड़ी संख्या में यहां पर हैं। इनके बाद अगर आप देखिए तो कुशवाहा और भूमिहार जाति के वोटर्स का भी इंपॉर्टेंस है। तो अभी तक महागठबंधन की तरफ से भी राजपूत प्रत्याशी ही उतर रहे थे पिछले 3 चुनाव से। तो अब इस बार क्या उनकी रणनीति होती है, इस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। देखिए, वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र जो है वो एक नया विधानसभा क्षेत्र है। 2008-9 परिसीमन के अनुसार इसका गठन किया गया और 2010 में यहां पहला चुनाव हुआ। वजीरगंज विधानसभा इससे पहले गया मुफस्सिल विधानसभा क्षेत्र था, उसका हिस्सा था, और वहां से जो है 5 बार चुनाव जीत चुके अवधेश सिंह जो है यहां कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर 2010 में मैदान में उतरे थे। 2 चुनाव उन्होंने लड़े और उसके बाद अब उनके बेटे शशि शेखर सिंह यहां से चुनाव लड़ते हैं। हम यहां के आखिरी 3 चुनावों की बात कर लें, उससे पहले आपको बता दें कि अब तक जो यहां 3 चुनाव हुए हैं, बीजेपी के नाम 2 जीत है और कांग्रेस के नाम 1 जीत है। साल 2010 में जैसा मैंने आपको बताया कि अवधेश सिंह यहां पर कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरते हैं और उनके सामने बीजेपी से वीरेंद्र सिंह होते हैं, और यहां पर आरजेडी ने भी अपना प्रत्याशी दिया था राजेश कुमार, और एक निर्दलीय प्रत्याशी थे कमलेश कुमार वर्मा। तो यहां पर एक क्वाड्रेंगुलर फाइट 2010 में हुई। तब वीरेंद्र सिंह को 38,893 वोट आए थे, 31.87% वोट, और अवधेश कुमार सिंह को आए थे 21,127 वोट, मतलब 17.31% वोट, और आरजेडी के राजेश कुमार को आए थे 10,394 वोट, मतलब कि 8.52% वोट, और निर्दलीय कमलेश कुमार वर्मा 13,693 वोट लेकर आए, 11.22%। तो यहां पर जीत मिली वीरेंद्र सिंह को 31.87% वोट लाकर वो 17,766 वोटों से चुनाव जीते, और वजीरगंज के पहले चुनाव में वजीरगंज में कमल खिला। दूसरे स्थान पर अवधेश कुमार सिंह रहे, तो तीसरे स्थान पर निर्दलीय कमलेश कुमार वर्मा रहे। राजेश कुमार आरजेडी प्रत्याशी को चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा। फिर 2015 आता है, महागठबंधन अपनी शक्ल अख्तियार कर चुका था।
आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस एक साथ एक ही बैनर के तहत जो है चुनाव लड़ रहे थे महागठबंधन के नाम से, और तब जो है या ये सीट जो है कांग्रेस को ही दी गई और कांग्रेस से अवधेश कुमार सिंह ही चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन नीतीश कुमार का महागठबंधन के साथ जुड़ना उनके लिए कितना सार्थक हुआ वो आप इस सीट के परिणाम से भी अनुमान लगा सकते हैं। अगर आप 2010 में देखें तो कांग्रेस को 17.31 और जो आरजेडी था उसको 8.5% वोट मिले थे। तो लगभग 26% वोट का जो है वो आंकड़ा था कांग्रेस प्लस आरजेडी का। लेकिन जेडीयू के जुड़ने से ये वोट जो है सीधे 20% के इजाफे तक पहुंच गया। 47.36% वोट आए अवधेश कुमार सिंह को, 80,107 वोट, और वीरेंद्र सिंह को आए 67,348 वोट, मतलब लगभग 40% वोट, 39.82%। तो पिछली बार से एनडीए के वोट में भी, बीजेपी के वोट में भी इजाफा हुआ, लेकिन ज्यादा इजाफा हुआ आपको अवधेश कुमार सिंह के वोट में, और वो 12,759 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई साल 2015 में हुई थी। फिर 2020 आता है। 2020 में बीजेपी एक बार फिर से जो है वीरेंद्र सिंह पर ही भरोसा जताती है, वो चुनावी मैदान में उतरते हैं, और इस बार जो है अवधेश कुमार सिंह जो कि सिटिंग एमएलए थे वो अपने बेटे के लिए बैटिंग करते हैं और शशि शेखर सिंह यहां से चुनावी मैदान में उतरते हैं। अब यहां पर जो मुकाबला होता है उसमें आप देखते हैं कि वीरेंद्र सिंह को 70,713 वोट आए, 40.2% वोट, और शशि शेखर सिंह को आए 48,283 वोट, लगभग 27.5% वोट। आप 2010 का चुनाव याद कीजिए, 17.31 कांग्रेस और आरजेडी 8.5, तो मतलब यही 26-27% का आंकड़ा था जो कि जेडीयू के निकलते ही कांग्रेस वहां पर पहुंच गई। और एक शीतल प्रसाद यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, वो 14,173 वोट लेकर आए, 8.1%, और चितरंजन कुमार यहां पर थे भारतीय सब लोग पार्टी से, उनको भी 11,162 वोट आए, 6.3%। भूमिहार जाति से वो आते हैं, उनको आए। इसके अलावा जाप लोकतांत्रिक से राजीव कुमार थे, उनको भी जो है 3.7 के पास जो है वो वोट आए, 3,500 से ज्यादा। और आरएलएसपी ने भी अपना प्रत्याशी यहां पर दिया था, वो 5वीं पोजीशन पर थे, उनको 7,390 वोट आए थे श्रीधर प्रसाद को, वो कुशवाहा जाति से थे। तो देखिए जो भूमिहार कैंडिडेट उतरे उन्होंने भूमिहार जाति के वोटों में सेंध लगाई, कुशवाहा उतारे आरएलएसपी की तरफ से, तो वो भी 4.2% वोट निकाल कर ले गए। तो अब इन चीजों को देखने के बाद इस बार जो है महागठबंधन किसी नई रणनीति की तलाश में है, और चूंकि अब तक महागठबंधन भी राजपूत कैंडिडेट दे रहा था, बीजेपी भी जो है राजपूत कैंडिडेट ही उतार रही है, तो ऐसे में जो है इस बार संभावना है कि महागठबंधन जो है या तो वो भूमिहार जाति से यहां उम्मीदवार देने की सोचेगा, या फिर जो है वो कुशवाहा जाति से यहां जो है प्रत्याशी देने की कोशिश करेगा। औरंगाबाद में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो राजपूत के खिलाफ कुशवाहा कैंडिडेट का जो उनकी चाल थी वो सफल रही थी लोकसभा चुनाव में। तो क्या उसी का रिपीटेशन जो है वजीरगंज में होगा, ये देखना जो है दिलचस्प होगा। वैसे लोग कहते हैं, चर्चा यही है, हालांकि चितरंजन कुमार अभी जो है ऐसा कुछ आरजेडी में दिखते नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि आरजेडी इस सीट पर लड़ना चाहती है, और अगर चितरंजन कुमार से उनकी बात बन जाती है तो उनको प्रत्याशी बना सकती है। लेकिन ये सारी चीजें अभी संभावनाओं पर आधारित है। जहां तक बीजेपी से बात है तो वीरेंद्र सिंह जो है अब 70 साल के आसपास उनकी आयु हुई है, तो कई दावेदार जो है वो निकल कर आए हैं जो कि चाहते हैं यहां से चुनाव लड़ना। हालांकि पहली
दावेदारी तो वीरेंद्र सिंह की ही बनती है। इसके अलावा जितेंद्र प्रताप सिंह हैं, पन्नू बाबू पूर्व मुखिया, संतोष सिंह हैं वार्ड पार्षद, इसके अलावा क्षितिज मोहन सिंह हैं, रंजन कुमार सिंह हैं, अमृता भूषण हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बिहार बीजेपी की। तो ये सारे दावेदार आपको बीजेपी की तरफ से दिखेंगे। जेडीयू से चंदन कुमार की कोशिश है, वो कोशिश कर रही है, और कांग्रेस से शशि शेखर सिंह का दावा जो है वो मजबूत दिखता है। अभी वोटर अधिकार यात्रा में भी उन्होंने जो है हिस्सा लिया, और उनके पिता भी अवधेश कुमार सिंह भी थे। तो ये सारी चीजों के बाद जो है, चूंकि कांग्रेस में इस परिवार की भी एक पकड़ है, तो इनकी कोशिश होगी कि ये सीट उन्हीं को मिले। इस बीच जनसुराज से भी कुछ एक दावेदार हैं, प्रिंस सिंह का नाम सामने आ रहा है। तो देखना है कि कौन सा प्रत्याशी यहां पर महागठबंधन की तरफ से चुना जाता है, और फिर जनसुराज किसे प्रत्याशी बनाता है। मुझे लगता है कि अगर जिस जाति से महागठबंधन प्रत्याशी देगा, चूंकि 4 जातियां महत्वपूर्ण हैं, राजपूत हैं यहां पर बड़ी संख्या में, उसके बाद यहां पर आप देखिए तो यादव जाति के वोटर्स अच्छी संख्या में हैं, और फिर जो है भूमिहार और कुशवाहा जाति के भी हैं। तो प्रत्याशी जो है इन्हीं जातियों में से चुनने की कोशिश होगी। चूंकि एमओआई इंटैक्ट रहा है आरजेडी का अक्सर, तो ऐसी परिस्थिति में यादव कैंडिडेट न चुनकर महागठबंधन जो है भूमिहार या कुशवाहा में से कैंडिडेट दे सकता है, और जनसुराज जो है जिसे महागठबंधन टिकट देगा उसके इतर जो एक जाति बचती है उसमें से प्रत्याशी उतार सकता है, ताकि यहाँ का खेल जो है वो बहुत दिलचस्प हो जाए। सारे प्रत्याशी यहाँ ऐसे भी थे जो अच्छा खासा वोट लेकर आए थे, शीतल प्रसाद और कई लोग ऐसे थे। जी हाँ, मल्टी कॉर्नर फाइट थी, और सबका अपना अपना आधार वोट है, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो उनकी व्यक्तिगत पहचान की आधार पर हो, जो उन्होंने काम किया है अपने क्षेत्र में उस आधार पर हो। तो ये चीज दिखती है। अब अगर हम यहाँ के जातीय समीकरण को समझें जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं वो बहुत बड़ी संख्या में हैं, 30.46%। जो उसमें भी आप देखिएगा तो जो मांझी जाति से आते हैं वो आपको 15% के आसपास हैं। तो ऐसे में जीतन राम मांझी का इम्पैक्ट जो है वो वजीरगंज में होगा। हो सकता है कि जीतन राम मांझी कहें कि ये सीट आप हमें लड़ने के लिए दे दीजिए, हमारे पास भी कैंडिडेट है। इसके अलावा फिर पासवान है, और इस बार चूंकि दोनों का गठबंधन एनडीए के साथ है और एनडीए में बीजेपी यहां से चुनाव लड़ती रही है, तो इसका एडवांटेज एनडीए को मिल सकता है इस बार। इसके अलावा आप देखिए मुस्लिम 9.1% हैं, यादव 14 से 16% हैं, तो एमओआई 24 से 25% के आसपास है, राजपूत 10 से 11%, भूमिहार 9 से 10%, ब्राह्मण 2 से 2.5%, और अगर इसमें आप कास्ट को भी जोड़ लीजिए तो सामान्य जाति के वोटर 22 से 24% के आसपास पहुंचते हैं। कुशवाहा यहां 9 से 10% हैं, तो उनकी संख्या भी बहुत अच्छी है। वैश्य 5 से 6% हैं। तो जो एनडीए को जो जातियां परंपरागत रूप से वोट करती हैं वो 36 से 38% का आंकड़ा टच करते हुए दिखती हैं। लेकिन पिछली बार कुशवाहा वोटरों में सेंधमारी हुई, भूमिहार वोटरों में सेंधमारी हुई, और चूंकि दोनों तरफ से राजपूत कैंडिडेट थे तो राजपूत वोटों में भी एक बंटवारा हुआ था, चूंकि बीजेपी कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार राजपूत ही थे। तो एक दिलचस्प चुनावी परिस्थिति का निर्माण जो है वो वजीरगंज में हुआ है। अब देखना है कि महागठबंधन नई रणनीति के साथ आकर वजीरगंज में बाजी पलट देता है या फिर एक बार वजीरगंज में कमल ही खिलता है। तो वाकई में इस बार ये बड़ी बात होगी कि वजीरगंज का वजीर कौन बनेगा, और वहां के समीकरण क्या कुछ होंगे, इस पे भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। और जब तक प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं होती है इस बारे में आकलन नहीं किया जा सकता है। तो हमें भी इंतजार करना होगा कि प्रत्याशियों के नाम कब तक सामने आते हैं।